गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं बच्चों? आज हम खत्म करेंगे पावर को, न्यूमेरिकल्स करेंगे, काफी सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये वाला न्यूमेरिकल होमवर्क में दिया था, शायद इसका आंसर 32 आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ तरीके से। अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको पेपर के लिए करके रखना चाहिए। नीट 2021 में आपको वर्क करने का सवाल सही करना है, ऐसी मेरी आशा है, और आप कर भी लेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन की प्रैक्टिस बनाते रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए। जितनी बार आप न्यूमेरिकल करेंगे उतना फायदा होता जाएगा। सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। ये मैंने आपको एक हैंडआउट का लिंक भेजा है, ये वही लिंक है, सारे सेम लिंक हैं। जब आप इसको कॉपी करके गूगल क्रोम में या गूगल ड्राइव में खोलेंगे तो वहां आपको डेट वाइज फोल्डर मिलेंगे। 5-6 तारीख वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको एक ब्लैंक फाइल मिल जाएगी। ब्लैंक है प्रैक्टिस करने के लिए, सॉल्यूशन वाली फाइल। पूरा पढ़ाने के बाद मैं अपलोड कर दूंगा। इस हैंडआउट को आप कभी भी खोलेंगे, आपको लिंक जाएगा और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पुराने हैंडआउट भी मैंने टीम को बोल दिया है, टीम जल्दी ही उसको अपलोड कर देगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़े आगे। चलिए चलिए चलिए, आगे कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन हो जाएं। सभी को गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर बहुत बढ़िया है। आज काफी सारे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल करने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि आज पावर पूरी हो जाए। पावर आज हमें पूरा अच्छे से करना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, बिल्कुल स्पीड का ध्यान रखते हुए आज सॉल्व करना है। चलिए, बहुत शानदार। आप चैट बॉक्स पे ध्यान हटाइए और पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। आपसे पूछा गया है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो पहले वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता क्या है, पहले वो समझ लो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल, सर मुझे याद है डेल्टा यू। स्प्रिंग की बात हो रही है तो डेल्टा को यू को बोल देता हूँ यू एफ माइनस यू आई। यू एफ फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, यू आई हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। ये एक्स आई एक्स एफ क्या है? ये कहलाते हैं आइदर एलोंगेशन और कंप्रेशन। और ध्यान दीजिए, एलोंगेशन और कंप्रेशन हमेशा नेचुरल लेंथ से नापे जाते हैं। नेचुरल लेंथ पर कोई भी एलोंगेशन और कोई भी कंप्रेशन नहीं होता। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल का क्या फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, ये मैंने लिख दिया है। अब आप देखिए, पहले आप कहाँ कर रहे हो, नेचुरल लेंथ से 10। तो इनिशियल स्टेज में आप नेचुरल से 10 कर रहे हो। तो नेचुरल से 10 कर रहे हो तो नेचुरल मतलब इनिशियल, तो इनिशियल तो 0। और फाइनल, फाइनल कितना है 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे पास फॉर्मूला होता है वर्क डन का हाफ के एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर। वर्क डन 10 जूल। हाफ के एक्स एफ 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स आई। बाद में क्या हुआ, फर्दर 10, फर्दर 10। इसका मतलब वो इनिशियली उसमें 10 सेंटीमीटर था, अब आपको 10 सेंटीमीटर फर्दर कर दिया। इसका मतलब टोटल कितना हो गया होगा बच्चों, 20। इस बात को समझो, पहले 10 था, ऑलरेडी 10 तो खींची हुई थी, अब आपने 10 और कर दिया, तो बताओ फाइनल कितना हो गया, 20। फिर वर्क डन का फॉर्मूला वापस वही, हाफ के एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर। वर्क डन नहीं पता, एक्स एफ 20 माइनस 10। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। बहुत बढ़िया फेमस प्रश्न है ये,
बहुत बढ़िया फेमस प्रश्न है, अच्छे से करना चाहिए। इनिशियली 0 लिया सबसे पहले क्योंकि नेचुरल लेंथ थी, नेचुरल लेंथ थी। अब आप दोनों को डिवाइड कर दें तो 10 बराबर हाफ के 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर कॉमन, 10 का स्क्वायर 100 अपॉन W हाफ के 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर कॉमन, 400 - 100 300, ये कटा ये कटा ये कटा, तो वर्क डन आ जाएगा 30 जूल। ये आंसर है, वर्क डन है 30 जूल। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया। तो आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट याद होना चाहिए, उस फॉर्मूले का आप यूज करोगे तो बात बन जाएगी। सही। और वैसे इसकी ट्रिक होती है कि अगर इक्वल अमाउंट में आप स्ट्रेच कर रहे हो 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10, तो वर्क डन रेशियो में आता है ऑड 1:3:5। तो पहले 10 था तो बाद में 30 होगा। अब वो कहेगा 10 सेंटीमीटर और खींच दिया तो फिर 50 होगा। चाहे तो कर सकते हैं, नहीं याद होगा तो बेसिक से करिए। अगला एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अब इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। पहली बात तो जो ध्यान देने वाली है, ये यूएक्स कर्व नहीं है, क्योंकि हमने और जो मॉड्यूल में थ्योरी दे रखी होती है वो यूएक्स कर्व की होती है। पहली बात तो ये एफएक्स कर्व है, ये ध्यान देने योग्य बात है। फिर आपसे पूछा है ए और बी पर इक्विलिब्रियम बताइए। आपको साफ साफ दिख रहा है ए और बी दोनों पर एफ की वैल्यू 0 है, तो ये तो बात तय है ए और बी दोनों पर फोर्स 0 है, तो पक्का पक्का ये इक्विलिब्रियम है। पर कौन सा है ये नहीं पता, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं। बोर्ड पे देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। मुझे क्या क्या याद है स्टेबल में, पहले वो मैं लिख लेता हूँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या क्या शर्त याद है, याद करो। सर स्टेबल इक्विलिब्रियम फोर्स 0 होता है, दोनों में होता है। du by dx 0 होता है, वो दोनों में होता है। u मिनिमम होती है, और साथ ही साथ अगर u मिनिमम है तो इसका जो डबल डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया हुआ है। पहले आप इस बात को आराम से तसल्ली से ओके कर लें। स्टेबल इक्विलिब्रियम की शर्तें याद होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम है तो फोर्स 0, du by dx 0, और डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि u मिनिमा है। अगर कोई फंक्शन मिनिमा होता है तो उसका डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। और एक पुराना कॉन्सेप्ट f बराबर माइनस du by dx। अब मैं क्या करता हूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम को ही कर रहा हूं और मुझे स्टेबल की कंडीशन याद है, d2u by dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब इसे रीअरेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना। रीअरेंज d by dx du by dx, वही बात है। ये डबल डिफरेंशिएशन है, इसको मैंने तोड़ दिया एक बार फिर एक बार। मेरे हिसाब से ये स्टेप ओके होना चाहिए। कुछ भी नहीं किया, केवल रीअरेंज किया है। अब आगे देखिए, d by dx ऐसा का ऐसा, इस du by dx को क्या लिख सकते हैं, इस du by dx को, इस du by dx को यहां से देखें, f नहीं, ये माइनस है तो माइनस f आएगा। आराम से देखते चलिए, du by dx को f नहीं लिखेंगे, माइनस f लिखेंगे, माइनस f, क्योंकि f बराबर माइनस du by dx। ठीक है, अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो हो जाएगा प्लस, और ये साइन हो जाएगा चेंज। ये क्या हो गया, साइन क्यों चेंज होता है ये समझो। जैसे 5 बड़ा होता है 0 से, बिल्कुल
सही है। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया -5, ये हो गया 0। अब बताओ बड़ा कौन है, अब बताओ बड़ा कौन है, 0। इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन बदल जाते हैं। फिर देखो हर जगह काम आता है, हर जगह। ये -8 और ये 0, अभी कौन बड़ा है, 0 बड़ा है। अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया +1। 0 को माइनस से करो 0 आएगा। अब बताओ बड़ा कौन। तो क्या ये बात समझ में आ गई, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर ग्रेटर देन लेस देन के साइन बदल जाते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ग्रेटर देन लेस देन के साइन बदल जाते हैं। इसका मतलब मेरे पास ये स्टेबल की एक शर्त और आ गई। तो अब सर अगर मैं अच्छे से लिखूं तो मेरे पास स्टेबल की दो शर्तें हैं, d2u/dx² ग्रेटर देन 0 या फिर df/dx लेस देन 0। ये df/dx क्या है, ये है स्लोप ऑफ fx कर्व। ये मेरे पास एक स्टेबल की शर्त निकल कर आ गई। अनस्टेबल आपको इतना डिटेल में करने की जरूरत ही नहीं है। अनस्टेबल बिल्कुल उल्टा चलेगा, जहां ग्रेटर आ रहा है वहां लेस आएगा, जहां लेस आ रहा है वहां ग्रेटर आएगा। दोनों कंडीशन याद कर लेते हैं तो एग्जाम में परेशानी हो जाती है। हमेशा एक सेट याद करें। मुझे स्टेबल का अच्छा याद करना है तो अनस्टेबल बिल्कुल उससे उल्टा चलेगा, अनस्टेबल बिल्कुल उससे उल्टा चलेगा। आराम से देख लीजिए, ठीक है। अब मजा आएगा। तो स्टेबल की शर्त आ गई, स्लोप लेस देन 0। अनस्टेबल की बता दो खुद से, स्लोप ग्रेटर देन 0। खत्म। स्लोप ऑफ fx कर्व df/dx। इस बात को आराम से देख लो, उल्टा कर दिया। यहाँ लेस था, यहाँ ग्रेटर होना ही चाहिए था क्योंकि ये अनस्टेबल है। आराम से देख लीजिए बिल्कुल तसल्ली से। तो आज मेरे पास एक df/dx आ गया, बस अब तो बात बन गई। अब यहाँ फिर से लिख देता हूं, सर अगर स्टेबल है तो जो स्लोप है, पीछे से देख लो, स्टेबल में स्लोप लेस देन 0, स्लोप लेस देन 0 मतलब df/dx स्लोप माइनस आनी चाहिए, ये स्टेबल की शर्त। अनस्टेबल की बता दो, अनस्टेबल की उल्टा df/dx ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो स्लोप है वो पॉजिटिव आनी चाहिए। खत्म। अब ए पे बता दो, टक 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 एक्यूट एंगल। इसका मतलब ए पर df/dx पॉजिटिव है, सोच पॉजिटिव है तो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल। खत्म। बहुत ही अच्छा सवाल है। बी पर आराम से देखो, बी पर टक 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 एंगल ऑब्ट्यूज। तो बी पर आप लिखोगे स्लोप नेगेटिव है, df/dx नेगेटिव है और df/dx नेगेटिव तो स्टेबल। बहुत बढ़िया सवाल है, कंसेप्चुअल, इसलिए बहुत तसल्ली से अच्छे से समझा दिया 2 बार। एक बार आप वीडियो और सुन लेंगे तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। बढ़ू आगे, चलिए लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो है पावर। पावर हम सभी बचपन से जानते हैं, पावर होता क्या है। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। अब चैट बॉक्स में ध्यान हटाइए, 10 मिनट समझिए। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, सभी को पता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखिए पावर, द रेट एट विच वर्क इज डन, सिंपल एवरेज पावर का फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। खत्म। यूनिट सभी को पता है वॉट,
एक होती है प्रैक्टिकल यूनिट हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर में कितना 746। अब ये पावर होते ही क्या है, कैसे निकालते हैं, उस बात को आप फील करिए बहुत तसल्ली से। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। इसका मतलब बेसिकली तो मुझे वर्क पे मेहनत करनी है, और अगर मैंने वर्क पे मेहनत कर ली तो मेरा काम हो जाएगा। और सर वर्क तो आपने आराम से पूरा पूरा पढ़ाया है 2 दिन। वर्क वर्क केवल वर्क बेकार होता है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये मतलब होता है। तो जैसे मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं, आप आराम से देखना। ये ब्लॉक पहले यहां था, अब इस ब्लॉक को आप ऊपर उठा के ले गए, आप ले गए, दैट इज फोर्स हमने लगाया एक्सटर्नल ने, और आपको ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। पहले आप यहाँ थे, बाद में यहाँ आ गए। ठीक है, अब आराम से देखना एक एक कॉन्सेप्ट। अगर मैं पूछता पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल, पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल, तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क किसका, एक्सटर्नल का। बच्चों वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बताओ ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो प्लस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, खत्म। वापस सुनो, पावर केवल ऐसा बोलना बेकार है, फाइंड द पावर। अरे पावर किसकी, पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी, पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन, पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल, पावर डिलीवर्ड बाय मोटर, पावर डिलीवर्ड बाय मशीन, पावर डिलीवर्ड बाय फ्रिक्शन। तो आपको ये फील आनी चाहिए, तब मजा आएगा, तब आपको प्लस माइनस की फील आएगी। आराम से देखना धीरे धीरे। ठीक है सर, मैं सीखता हूँ। पावर बाय ग्रेविटी, वर्क अपॉन टाइम, पर वर्क किसका, ग्रेविटी का। बेटा वर्क ग्रेविटी समझ ले, मन खुश हो जाएगा। mg कहाँ, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ, ऊपर, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पावर बाय ग्रेविटी माइनस mg अपॉन t, पावर बाय एक्सटर्नल तो F एक्सटर्नल आएगा। क्लियर है क्या बात? चलिए अब एक पंप का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझिएगा, ताकि आप अगले 2-3 क्वेश्चन बढ़िया कर सकें। चैट बॉक्स पर ध्यान हटाइए। हमारे सभी के घरों में पंप मोटर होती है। तो पंप मोटर करता क्या है, पानी को नीचे से उठाता है जमीन से, या मान लो अंडरग्राउंड टैंक है, यहाँ से पानी को उठा रहा है और ओवरहेड टैंक में भर रहा है। ओवरहेड टैंक का मतलब छत पे जो टंकी है, ओवरहेड टैंक, इसको भरता है। यही तो करता है पंप, बताइए। सभी के घर में पानी की मोटर है, ये पानी ऐसे काम करता है मोटर। तो वास्तव में वो पानी को नीचे से उठा उठा के ऊपर भेज रहा है। पता है पंप क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, पर वो अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहा है। क्या आप ये बात मानते हो? क्योंकि ग्रेविटी तो पानी को निचला जाती है, पर पंप ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको फेंक रहा है। मान लो वो h हाइट पर भेज रहा है, जमीन से नहीं, जहां से पानी को उठाना है अंडरग्राउंड से उठाकर ऊपर भेज रहा है। तो सोचो पावर डिलीवर्ड बाय पंप, वो होगा वर्क डन अपॉन टाइम। सोच के बताना, वर्क क्या प्लस mgh होगा या माइनस mgh होगा? सोचिए, प्लस mgh होगा। क्यों? अगेंस्ट ग्रेविटी है। वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख दो तो चुपचाप कोने में आकर वर्क डन बाय ग्रेविटी लिख दो, माइनस mgh। माइनस क्यों? mg कहाँ, नीचे, पानी कहाँ लिख हो रहा है, ऊपर। परंतु पंप का जो वर्क आएगा वो प्लस आएगा, क्योंकि पंप इसके अगेंस्ट काम करता है। तो पावर पंप की जो आती है वो आती है mgh/t, ये याद होनी चाहिए। ये इसकी कहलाती है आउटपुट पावर। कि इतने पंप आपको आउटपुट पावर दे सकता है। आराम से रुक जाता हूं, प्लस माइनस फिर से समझो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत तसल्ली सी बात है। आप मुझे बताओ ग्रेविटी का वर्क डन क्या होता है ऊपर ले जाने में? माइनस। सर ये बात समझ नहीं आई, वापिस आराम से तसल्ली से, ग्रेविटी की डायरेक्शन बताओ, नीचे, पानी कहां जा रहा है, ऊपर,
अपोजिट है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस आएगी। मेरे हिसाब से वर्क डन बाय ग्रेविटी में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जरा सोचो, जो पंप है वो तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, वो पंप पानी को ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर भेज रहा है, तो वर्क डन बाय द पंप तो पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि उसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो तो ऊपर लग रहा है और पानी को ऊपर ही भेज रहा है। क्या ये बात सही है? ठीक है। अब इसमें और बातें सीखो। वो क्या करता है, कभी कभार मास नहीं देता, तो मास को ब्रेक करना आना चाहिए, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कभी कभार वो मास नहीं देगा तो ये आपको याद होना चाहिए। पानी की डेंसिटी शायद आपको याद होनी चाहिए, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। वैसे तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में होना चाहिए, पर वो मीटर क्यूब में नहीं देता, लीटर में गिवन होता है। तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए, 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब। मान लो 50 लीटर दे रखा है, तो 50 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। इतनी बातें पता होंगी तो अपन अगले 2-3 न्यूमेरिकल आराम से कर सकते हैं। तो 1 मिनट रुक जाता हूं, आराम से देख लीजिए। पावर डिलीवर्ड बाय पंप, जो पानी नीचे से ऊपर फेंक रहा है, इसका फॉर्मूला बता दीजिए। mgh/t, mgh डिवाइडेड बाय t। देख लीजिए, मैंने टाइप कर दिया, mgh/t, mgh/t, पावर पंप की mgh/t। बोलिए ये सही है क्या? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ओके होना चाहिए। फिर कभी कभार मास नहीं दे रखा होता तो बच्चों मास को ब्रेक करना आना चाहिए, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बोलो सही है क्या? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन, आराम से कॉपी में डायग्राम बना के करना। एक पंप है, ये पंप 20 मीटर डीप वेल, कुआ, ये कुआ वेल कितना डीप है? 20 मीटर। ठीक है। और पानी चढ़ाना है 10 मीटर हाइट अबव ग्राउंड, ये ग्राउंड है, इससे भी 10 मीटर ऊपर चढ़ाना है, ये 10 मीटर ऊपर चढ़ाना है। ठीक है। पहले मुझे हाइट बता दो, मुझे कुआ और ऊंचाई से मतलब नहीं, मुझे तो आप ही बताओ पानी को कितना लिफ्ट करना है। पानी पहले 20 नीचे था, 10 ऊपर चला गया, तो पानी कितना लिफ्ट होगा? 30। पहले आप इस बात को हाँ कर दो। मुझे क्या मतलब है कुआ कहाँ है, ओवर क्या है, अपन को समझना पानी कितना लिफ्ट होगा। पानी 20 नीचे था, अब 10 ऊपर चला गया, तो पानी 30 लिफ्ट होगा, तो हाइट आ गई। बस खत्म। अब पावर का फॉर्मूला होता है पंप का, mgh/t। अब अच्छे से लगा लो, 3 किलोवाट, इसका मतलब 3000 वाट। मास पता नहीं, g 10, हाइट 30 अपॉन t। क्या पूछा है? वाटर पर सेकेंड, m/t पूछा है। तो 1 2 1 2 30/3, तो m/t आ जाएगा 10 kg पर सेकेंड। देख लो क्या सही है क्या? आराम से डायग्राम बनाकर, फॉर्मूला लिखकर, फीलिंग के साथ करिए। आज पावर बहुत शानदार, एकदम A1 तैयार करना है। अगला प्रश्न करेंगे और मजा आ जाएगा। खुद करें, खुद करके देखें। बाकायदा डायग्राम, कोई जल्दबाजी नहीं, 1 मिनट ज्यादा लगेगा, पर एक बार आपने डायग्राम बना के फील ले ली ना तो मजा आ जाएगा। 20 मीटर डेप्थ, बाकायदा फील लो, 20 मीटर डेप्थ पे पानी है, ये 20 मीटर डेप्थ, और 10 मीटर ऊपर ले जाना है। तो मुझे क्या मतलब 20 नीचे 10 ऊपर, आप तो मुझे ये बता दो
वास्तव में पानी को लिफ्ट कितना करना है सर? पानी को लिफ्ट करना है 30 मीटर। पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए। आप डायग्राम से फील लो, पानी को नीचे से ऊपर ले जाना है, पानी को नीचे से ऊपर ले जाना है, तो पावर होता है mgh अपॉन टाइम। आपने सिखाया था मास को ब्रेक करना है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब पावर दे रखी है 1 HP, तो बच्चों याद करो 1 HP में 746 वॉट होते हैं, तो पावर हो गई 746। वॉल्यूम 2238 लीटर है, कभी भी काम लीटर में नहीं, तो 2238 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। डेंसिटी, पानी की डेंसिटी याद होनी चाहिए 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब प्लीज वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। वैल्यू पुट करके आंसर सॉल्व करें, बिल्कुल तसल्ली से डायग्राम की फील लें, वैल्यू को सॉल्व करें, उसको कट करें, तब मजा आएगा। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करिए। 15 मिनट बहुत बढ़िया। अब देखें वॉल्यूम 2238 इंटू 10⁻³ डेंसिटी 1000 जी 10 हाइट 30 टाइम 1000 से कैंसिल हो जाएगा, ये एग्जैक्ट 3 बार जाता है, तो 30 90 900 सेकेंड, या बोले 15 मिनट। देख लें सबका आंसर आ गया क्या? सबका आंसर आ गया? बिल्कुल। सुमित जी 15 कह रहे हैं, बिल्कुल आंसर सही है। गगन सिंगल 15, ओम सब सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला चैप्टर काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे कल से, काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। सही है, बिल्कुल तसल्ली से आगे बढ़े। सबने कर लिया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अब ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 का, पहले फील ले लो बाद में समझना। एक बच्चा इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ एक्सलेट करना है, पावर जनरेटेड बाय टेंशन। मैंने आपको हमेशा सिखाया ये बेकार शब्द होता है फाइंड पावर। अरे फाइंड पावर क्या? पावर कौन से फोर्स की? पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी, पावर डिलीवर्ड बाय मोटर, पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन, पावर डिलीवर्ड बाय फ्रिक्शन। ये मजे की बात है। ठीक है सर, तो पहले मैंने कॉन्सेप्ट कि मुझे क्या क्या आना चाहिए पहले वो सीखो। उसने पूछा है पावर, तो पावर होता है आशीष सर वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर उसने पावर पूछी है टेंशन की, तो इस फोर्स की जगह आ जाएगा टेंशन अपॉन टाइम। ये आ गई साहब पावर। अब मुझे क्या क्या चाहिए? अरे सर मुझे टेंशन निकालना पड़ेगा, सर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, टाइम तो गिवन है 2 सेकेंड। पहले आप ऐसे सोचोगे ना तो आपको एक आइडिया आएगा, एक आपकी सोच क्लियर होगी, फंडामेंटल पकड़ में आएंगे। डायरेक्ट सॉल्यूशन छाप दोगे उसमें मजा नहीं है। कैसे भरना है वो अप्रोच को समझिए, उसको फील करिए। अब मुझे टेंशन चाहिए, अब मुझे समझ में आ रहा है अरे यार सर एनएलएम लगा लेता हूँ, 10 kg नीचे की तरफ mg ऊपर की तरफ t जा रहा है g/2 से, तो इक्वेशन आएगी t माइनस mg बराबर ma, तो t आ जाएगा 10g प्लस 5g, t आ जाएगा 15g 150 न्यूटन। चलो सर t आ गया। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? सर काइनेमेटिक्स लगा देता हूँ, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर u0, एक्सेलरेशन g/2, टाइम 2 सेकेंड, तो 2 2 4, ये 4 कट गया, g बचा
10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। अब ये यूज कर लो, पावर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स 150, डिस्प्लेसमेंट 10, टाइम 2, आ जाएगा 750 वॉट। 750 वॉट। बहुत बढ़िया, क्लासिक क्वेश्चन, क्लासिक। आपसे इसने एनएलएम भी लगवा लिया, आपसे काइनेमेटिक्स भी पूछ ली, आपसे पावर का फॉर्मूला पूछ लिया, आपसे वर्क का फॉर्मूला पूछ लिया, वर्क का भी फॉर्मूला पूछ लिया। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया। बढ़े आगे। क्या ये बात क्लियर है क्या? अच्छे से देख लो, आज शानदार तैयार करना ही है। पावर में बिल्कुल ऐसा परफेक्शन चाहिए कि मजा आ जाए। बढ़े आगे, चलो, बहुत सुंदर। अब देखिए, कोई भी मशीन होती है, आप उसको इनपुट पावर देते हो, कुछ मशीन लॉस करती है, और आउटपुट, हमेशा आउटपुट कम होती है, इनपुट पावर ज्यादा होता है, तभी तो कुछ लॉस होता है। हमेशा किसी भी मशीन का यही काम है। जैसे आप घर पर पंप की बात करो, क्योंकि हमारा टॉपिक पंप है, तो पंप में आपने देखा हो पानी कैसे चढ़ाता है। पहले आप उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हो, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड, इलेक्ट्रिक सप्लाई याद करो, जोड़ते हो, तभी तो वो पानी को फिर नीचे से उठाकर कहाँ फेंकता है, ऊपर। बगैर इलेक्ट्रिक सप्लाई थोड़ी ना काम करता है। तो आप जरा सोचो होता क्या होगा। वास्तव में पंप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोचिए, अगर लाइट नहीं आ रही तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बाल्टी भर भर के छत के ऊपर टंकी में भरनी पड़ेगी, ऊपर जाना पड़ेगा, बार बार, बार बार ऊपर जाना पड़ेगा आपको। पंप चलाते हो आप, तुरंत पानी ऊपर चढ़ जाता है। आप सोचते हो ये पंप वर्क कैसे कर रहा है, मुझे तो सिर्फ पंप की आवाज सुनाई दे रही है। तो आप फील करो, वो पंप कैसे वर्क करता है वो आपको पता नहीं चलता, वो आपके पिताजी को पता चलता है जब लाइट का बिल आता है। तो वास्तव में पंप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वर्क कर रहा है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हो रही है, और वो जो खर्च है वो पानी को ऊपर उठाने में काम आ रहा है। कंसेप्ट भी आने चाहिए किस तरह से पंप काम करता है, कि सर पंप करता क्या है। पंप वास्तव में, हम ये जो दे रहे हैं ये इनपुट पावर है, ये आप इनपुट देते हो। पंप जो देता है वो आपको आउटपुट देता है। आउटपुट पावर निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, mgh अपॉन टाइम। ये आउटपुट पावर, ये इनपुट पावर कौन देता है? इलेक्ट्रिक सप्लाई। अब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी सभी को याद है, आउटपुट अपॉन इनपुट, कार्नोट इंजन में बताते हैं। तो पी आउट अपॉन पी इन, ये कहलाती है एफिशिएंसी। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है क्या? मस्ती से समझ में आनी चाहिए। हाँ सर, एफिशिएंसी, आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट पावर क्या है सर? अरे इनपुट वही तो है जो आप पावर को प्लग सप्लाई दे रहे हो, इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हो, वो इनपुट है। आउटपुट, आउटपुट, पंप आपको पानी चढ़ा के ऊपर दिखा रहा है, वो आप आउटपुट निकाल सकते हो mgh अपॉन e से। तो इनपुट और आउटपुट की फीलिंग आनी चाहिए। पंप को जो हम बिजली सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, वो इनपुट है। पंप आपको पानी ऊपर चढ़ा के दे रहा है, वो आउटपुट है। क्लियर है? करोगे अगला? ठीक है। मास किसका लेंगे? पानी का। पानी को ही तो लिफ्ट कर रहे हैं। चलिए अगला करके देखिए, खुद करें, अच्छे से डायग्राम बनाकर मजा आएगा। वो कह रहे हैं 100 मीटर डीप वेल से पानी को निकालना है। ये पंप है, 100 मीटर डीप वेल, बस पानी को निकालना, ऊपर नहीं चढ़ाना, बस यही लाके रखना है। कैलकुलेट द पावर ऑफ पंप पूछा है। हम सभी जानते हैं आउटपुट पावर। पहले आउटपुट पावर बता दो, जो आप कैलकुलेशन से निकालते हो हमेशा आउटपुट होती है। कोई बताएगा कितनी आएगी? आउटपुट पावर रटा हुआ है mgh अपॉन टी,
मास 7200 जी, हाइट 100, टाइम 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट 60 सेकेंड। इससे आएगी आउटपुट पावर 2000 वॉट। पर मुझे तो पूछिए इनपुट पावर बताओ, तो याद करो एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। यहाँ से पी इनपुट निकाल लीजिए, मेरे हिसाब से 4000 वॉट आएगा। देख लीजिए आउटपुट पावर 2000 वॉट, एफिशिएंसी का फॉर्मूला पी निकाल लिया, सब दे रखा था। यहाँ से चाहो तो निकाल सकते हो, एफिशिएंसी 50, आउट 2000, पी हो गया। तो फील आनी चाहिए कि वास्तव में पंप क्या कर रहा है, अपन क्या इनपुट दे रहे हैं, अपन को क्या आउटपुट मिल रहा है, वो आनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये आपको पावर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये था आपका एवरेज पावर। जिस प्रकार वेलोसिटी दो तरह की होती थी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसी तरह से फोर्स दो तरह का होता था, एवरेज फोर्स और इंस्टेंटेनियस फोर्स। उसी तरह पावर भी दो तरह की होती है, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर। क्या फॉर्मूला होता है देख लीजिए, पावर तो वही होता है, याद करो बेसिक फॉर्मूला तो वही रहेगा, वर्क अपॉन टाइम। इस वर्क को हम क्या लिख दिए, एफ डॉट डी आर। इस वर्क को क्या लिख दिए, एफ डॉट डी आर। अब देखना बच्चा, dr अपॉन dt को क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी। dr अपॉन dt को क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला आ गया F डॉट v। एकदम बढ़िया याद होना चाहिए, F डॉट v। आप डॉट हटाएंगे तो एंगल आएगा cos थीटा। cos थीटा किसके बीच का एंगल होगा बता दो, थीटा इज एंगल बिटवीन F वेक्टर एंड V वेक्टर। तो बच्चों इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला याद कर लो, F डॉट V। F डॉट V, क्या ये बात सही है क्या, इंस्टेंटेनियस पावर F डॉट V। बढ़े आगे, अब धीरे धीरे बातों को समझते हैं और आज पावर को बढ़िया ही करके जाएंगे। तो इंस्टेंटेनियस पावर बोल लो F डॉट V। चलिए पहला अच्छा क्वेश्चन। अब आप लॉजिकल करना, लॉजिकल। पहले एक मैं समझाता हूं, आप अगला कर पाओगे। कह रहा है एक ब्लॉक को ड्रैग करना है विद कांस्टेंट स्पीड। सोच, स्पीड 0 है, कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन 0। अब आप ध्यान से सुनो, फ्रिक्शन है, इसके बावजूद भी उसकी स्पीड कम नहीं हो रही। क्या ऐसा संभव है, बिल्कुल संभव है। जो मशीन होगी वो लगातार पावर पैदा कर रही होगी। कोई उदाहरण बता दो सर, फ्रिक्शन भी है तो भी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है ना। आप पल्सर चलाते हैं, आप एक्टिवा चला रहे हैं, आप खाली सड़क पर 80 किलोमीटर पर आवर चला रहे हैं और आपका जो पॉइंटर है, सुई है, वो 80 पर ही है, जबकि फ्रिक्शन भी लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा है। तो वास्तव में जो एक्टिवा के अंदर का इंजन है वो लगातार पावर पैदा कर रहा है, और वो इतनी पावर पैदा कर रहा है ताकि उसको ओवरकम कर सके और आपकी स्पीड कांस्टेंट रहे। क्या ये बात सही है, बहुत बढ़िया। अब पूछा क्या है वो सीखें। पूछी है पावर, तो पावर होती है एफ वी। वी तो मुझे पता है 72, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। चलो वी तो आ गया। अब मुझे फोर्स चाहिए, तभी तो पावर आएगी। और फोर्स कहां से लाऊं, फोर्स तो गिवन ही नहीं है। अब आपको लगाने पड़ेगा एनएलएम, बगैर एनएलएम सब बेकार। आगे है फोर्स, ये कौन लगा रहा है, मोटर, मशीन। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे, काइनेटिक पीछे लगेगा क्योंकि ब्लॉक आगे जा रहा है। एक्सीलरेशन 0 है, लगा एनएलएम, आगे की तरफ एफ माइनस एफ के, दुनिया का हर फोर्स एम ए कितना 0। बच्चों ए 0 क्यों आ गया,
बच्चों A0 क्यों आ गया? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट थी। सर दो दो फोर्स लग रहे हैं तो भी एक्सेलरेशन जीरो क्यों नहीं हो सकता? डायनामिक इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। सही है। तो F बराबर एफ के क्या होता है? याद करो म्यू एन। म्यू एन क्या होता है? नीचे mg ऊपर n। तो म्यू 0.4 इंटू ये आ गया F 80। F 80 आ गया तो पावर FV 80 इंटू 20 1600 वॉट। फोर्स आ गया 80, पावर आ गई 1600। देख लीजिए कितना बढ़िया सवाल। पहले आपको F निकालना पड़ेगा। P बराबर FV होता है। V आपको पता है। F आपने LLM लगाया। बस बिल्कुल सरल। अब बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न फिर से बताता हूं। ये तो इंक्लाइन प्लेन पे था, हॉरिजॉन्टल पे था। ऐसा ही इंक्लाइन पे करते हैं तो मस्त फील आ जाएगी। बहुत बढ़िया, मन खुश हो जाएगा। ये बाद में करते हैं, उसको रुक जाओ अभी। एक इंक्लाइन का देख लो, ये बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसे ही मन खुश हो जाएगा। वो था हॉरिजॉन्टल पे, ये है इंक्लाइन पर। आप आराम से समझना। कांस्टेंट स्पीड, ओहो, एक्सीलरेशन जीरो। अब बताना, तो इक्वेशन लिख तो मजा आएगा। नीचे की तरफ, अरे सर एक तो मुझे रटा हुआ है mg sin थीटा, और सर फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा क्योंकि ब्लॉक ऊपर ले जा रहे हो। कितना म्यू एन, एन रटा हुआ है सर मुझे, mg cos थीटा, एक्सीलरेशन जीरो। अब आप खुद पहले एनएलएम की इक्वेशन लगाओ। ऊपर की तरफ f माइनस mg sin थीटा माइनस म्यू एन, दुनिया का हर फोर्स ma, a जीरो क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। बहुत अच्छे से करो। ये f आ गया, खत्म। n मुझे पता है, मुझे पावर पूछी है तो पावर होता है FV। मुझे F चाहिए था, V मुझे पता है। इसको मीटर पर सेकंड में बच्चा कन्वर्ट कर ले। बहुत मस्त सवाल है, बहुत मस्त, बहुत मस्त। बिल्कुल वैसा ही। जब कभी भी वेलोसिटी गिवन होती है, हमेशा इंस्टेंटेनियस पावर के बारे में बात करते हैं, FV। हमेशा इंस्टेंटेनियस पावर की बात करते हैं। ये देखिए सॉल्यूशन, F ऊपर, mg साइन फ्रिक्शन नीचे, इक्वेशन बना के F आया, n के लिए डाल दी। अब जानते हैं पावर होता है FV, ये F, ये आपकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर थी। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर दें तो 10 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो आंसर 760 वॉट। बहुत बढ़िया सवाल था। बैक टू बैक दोनों क्वेश्चन कर दिए एक जैसे। वो था हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, ये था इंक्लाइन प्लेन पर। बढ़े आगे, चलो। अब आप रुकना, चैट बॉक्स पर एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट मुझे आपको सिखाना है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाना है ये वाला। ये अच्छे से आप देखना। चलो अब चैट बॉक्स पे ध्यान हटाना, बहुत बढ़िया समझना। When a constant power is delivered to a body, एक बॉडी है और वी कैन से कार है। इनिशियली कार रेस्ट में है, आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी भागने लग जाती है तो क्या होता है? आपसे होता है
कार के जो इंजन होता है वो इसको पावर देता है, उस पावर की वजह से ये कार भागती है। तो अब आपसे पूछा गया है जब ये कार भागेगी तो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन बताइए, किस तरह से चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन बताइए। बहुत ही पॉपुलर प्रोफाइल है, कई बच्चों को तो याद भी होता है, पर समझ लेंगे तो मजा आ जाएगा। पहले आप फील कर लो हो क्या रहा है, पहले फील कर लो। फील कर लो, एक कार है, कार के अंदर मोटर लगी हुई है और मोटर एक कांस्टेंट पावर दे रही है, तो स्वाभाविक है पावर देगी तो फोर्स लगेगा और कार सरपट भागेगी। अब आपसे पूछा है वेलोसिटी टाइम रिलेशन बताओ, सही बात है। चलो देखो आराम से एक एक स्टेप समझना। हम जानते हैं P बराबर FV, बोलो इसमें हाँ है क्या। अब पावर तो कांस्टेंट है तो इसको तो हाथ मत लगाओ, F को खोल दो MA, बोलो ये स्टेप ठीक है। फिर पावर ऐसा कैसा, M ऐसा कैसा, A को मैं खोल सकता हूं dV बाय dt, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला dV बाय dt, भी ऐसा का ऐसा, सही है। अब dt को यहां भेज दो p dt, m v dv, m को नीचे भेज दो p अपॉन m dt v dv। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ टाइम आ रहा है तो लिमिट टाइम की आएगी, यहाँ वेलोसिटी आ रही तो लिमिट वेलोसिटी की आएगी। जब t बराबर 0 था तो कार रेस से स्टार्ट हुई थी, t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई, तो p बाहर m बाहर, dt का इंटीग्रेशन टाइम v की पावर 1 का v स्क्वायर बाय 2 को वहां भेज दो 2pt बाय m, वेलोसिटी आ गई अंडर रूट 2pt बाय m। देखो थोड़ा सा कठिन लग सकता है मैं मानता हूं, तो कठिन लग रहा है तो आसान कर लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आसान कर लेते हैं। एक बार आप मेरे से फिर से धीरे धीरे समझ लो तो आपको मजा आ जाएगा। दो बार मैं समझा देता हूँ, दो बार आप वीडियो सुन लोगे तो फील आ जाएगी। चलो अब वापिस देखना, आप क्वेश्चन की फील तो समझ गए होंगे। आपसे कहा गया है एक कार है, उसके अंदर जो मोटर है वो कांस्टेंट पावर दे रही है, ठीक है ना, इसलिए अब आपको वेलोसिटी टाइम का रिलेशन पूछा है। अब आओ जल्दी से, P बराबर FV, ओके, पावर F की जगह MA, ठीक है सर, M A की जगह dV बाई dt, ठीक है सर, इसको वहां भेज दो P dt अपॉन M V dV, इंटीग्रेशन कर दिया तो P बाई M dt का T V की पावर 1 का V स्क्वायर बाई 2, तो वेलोसिटी आ गई अंडर रूट 2pt बाई m, इसका मतलब वेलोसिटी रूट टाइम के प्रोपोर्शनल है, और वी कैन से टाइम की पावर हाफ के प्रोपोर्शनल है, एक ही बात है। क्या ये बिल्कुल क्लियर है तो आगे बढ़े, ये बिल्कुल क्लियर है तो आगे बढ़े, देख लो पक्की बात, दो बार क्रिस्टल क्लियर कर दिया, अब एक बार एनिमेशन से समझें, बिल्कुल शानदार क्लियर हो जाएगा। देखो P बराबर FV, एक एक स्टेप आपके सामने आता जाएगा, क्लियरिटी आती जाएगी, देखें P बराबर FV, याद ही हो जाएगा। फिर F की जगह क्या लिखा MA, देखते जाओ तसल्ली से। फिर A की जगह क्या लिखा dV बाई dt, इस A की जगह क्या लिख दिया dV बाई dt, फिर दोनों को इधर उधर ट्रांसफर कर इंटीग्रेशन कर दिया, फिर dt का हो गया t v का v स्क्वायर बाई 2, तो ये वेलोसिटी आ गई अंडर रूट 2pt बाय m, तो वेलोसिटी का रिलेशन आ गया t की पावर हाफ, जो कि याद होना चाहिए। अब बताइए क्या बिल्कुल क्लियरिटी आ रही है, आपने दो बार कॉपी में और लिख दिया तो शानदार समझ में आ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता आपको पावर का गलत होने के लिए। अब ये तो आया वेलोसिटी टाइम, मुझे चाहिए डिस्टेंस टाइम,
तो कर सकते हैं। ये वेलोसिटी टाइम है, अब डिस्टेंस चाहिए, इस v को ब्रेक कर दो, dx बाय dt, तो वहां लिख दो dx t की पावर हाफ dt, इंटीग्रेशन कर दो। t की पावर हाफ का क्या होता है 1/2 + 1 1/2 + 1, तो t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 3/2 तो कांस्टेंट है, तो x प्रोपोर्शनल हो गया t की पावर 3/2 के। सिंपल इंटीग्रेशन किया है, एक बार आप और समझ लें तो मजा आ जाएगा, एक बार अपने हाथ से लिखेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। मैं भी आपको करके दिखा रहा हूं क्योंकि खुद के करने से ही आपको कनेक्ट होता है। अब देखो एनिमेशन से वेलोसिटी पता था, वेलोसिटी की जगह लिखा dx/dt, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करा, ये आ गया। अब t की पावर हाफ का नहीं आता तो एक बार और सिखा देता हूँ, एकदम मन शानदार खुश हो जाएगा। t की पावर हाफ का पावर में एक जोड़ो, उसी से डिवाइड कर दो, 3/2 अपॉन 3/2। सर नीचे 3/2 क्यों नहीं दिख रहा, वो प्रोपोर्शनल में चला गया, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या क्लियर है? तो दो रिलेशन मुझे पता होने चाहिए, वेलोसिटी के और एक्स के, काफी पूछे जाते हैं, मोस्ट फेमस रिलेशन है, इसलिए इनको आप रिजल्ट की तरह याद रख लोगे तो समय आपका बच जाएगा। 2 बार पेपर में आ चुका है, सही है क्या? देखिए बिल्कुल डायरेक्ट सवाल 2012 का, बिल्कुल डायरेक्ट सवाल 2012 का, खुद करें, एक बार में आंसर आ जाएगा, खुद करके देख लें। बढ़ू आगे, सही है, डायरेक्ट आंसर है। तो वेलोसिटी पूछा है तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू √t या t की पावर हाफ, डायरेक्ट आंसर। अगला देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग वाला है, क्योंकि हमें तो रटा हुआ है vt, हमें तो रटा हुआ है xt, पर उसने ये पूछे ही नहीं, उसने तो v और x पूछ लिया, तो जो आपको रटा हुआ है वैसा नहीं पूछा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये वाला भी आ सकता है। ये भी आ सकता है, देखो बिल्कुल बेसिक से करो, बेसिक हमेशा साथ रहते हैं, कहीं उसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती, बेसिक हमेशा साथ रहते हैं। देखें P बराबर FB, P F की जगह MA, अब यहाँ A लिखना अच्छा स्टेप, A लिखनी अच्छी बात है। कैसे? A का फॉर्मूला एक तो dV/dt होता है, ये तुमने कब यूज किया था, जब तुम्हें VT रिलेशन चाहिए था, अब तुम्हें चाहिए VX, तो A को तुम्हें याद हो तो काइनेमेटिक्स में एक फॉर्मूला और होता है V dV/dx, A का एक तो रिलेशन होता है dV/dt, बेटा ये कब यूज करेंगे, जब वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये तो चाहिए वेलोसिटी एक्स रिलेशन, खत्म, तो P M, जल्दी से देखो V dV/dx, शाबाश शाबाश बच्चों, इसको यहाँ भेज दो, P dx/m v² dv, तो P/m dx का x v³/3 प्रोपोर्शनल t, बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार, शाबाश, काफी बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया बच्चों, क्लियर है, पावर समझ में आ रही है, बहुत आसान है, आज आप मेहनत कर लोगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये तो अपन ने कर ही लिया था। चलिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल, पहले आप समझना, पहले मैं आपको अप्रोच बताता हूं,
सॉल्यूशन रट लोगे तो मजा नहीं आएगा, सॉल्यूशन रटोगे तो मजा नहीं आएगा। अप्रोच को समझो, अप्रोच को पकड़ो, वही फिजिक्स सीख पाएगा। अप्रोच। ठीक है, अब अप्रोच को पकड़ लो। अप्रोच आपने पकड़ ली ना तो मजा आ जाएगा। देखो कैसे, अब समझना अच्छे से, धीरे धीरे। उसने पूछा पावर बताओ एट अ टाइम टी, किसी पर्टिकुलर टाइम पर मतलब इंस्टेंटेनियस। तो पावर होती है आशीष सर एफ डॉट वी। अब एफ तो पता है पर वी नहीं पता, वी नहीं पता। अब वी निकालना ही इस बात में इंपॉर्टेंट है, उसमें मजा आ जाएगा। देखो एफ 2ti 3t² जे, एफ की जगह लिखा ma 2ti 3t² जे m1 kg, तो 2ti प्लस 3t² जे, तो a आ गया 2ti 3t² जे। और अभी भी बात नहीं बनी, ये तो a आया है, मुझे तो v चाहिए था। तो काइनेमेटिक्स से याद करो, a को लिख सकते हैं dv/dt। तुम्हें याद है वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो तो एक्सीलरेशन आता है, पर एक्सीलरेशन को क्या करोगे, इंटीग्रेट। कितना प्यारा सवाल है 2016 का, तभी कर पाओगे। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सीलरेशन मिलता है, पर एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो वेलोसिटी। मुझे वेलोसिटी क्यों चाहिए, उस अप्रोच को पकड़ो, उस अप्रोच को पकड़ो, क्योंकि आपसे पूछी ये पावर, पावर होता है एफ डॉट वी, पावर होता है एफ डॉट वी। सही है, बस बन गई बात। इंटीग्रेट वी वेक्टर 2 टी की पावर 1 का t²/2, t² का t³ तो वी वेक्टर t²i t³ जे। बस अब हमसे पूछा है एफ डॉट वी, एफ एफ पता है वी t²i t³ जे। अब डॉट डॉट याद कर लो, आई को आई से, जे को जे से, आई को आई से कर दे, 2t² जे को जे से कर दे, तो पावर आ जाएगी 2t³ प्लस 3t⁵ बनी बात। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा सवाल, ऑप्शन नंबर 4, शाबाश। काफी बच्चों ने सॉल्व करके सही दिखाया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, पावर ऑफ पंप। अब इसको ध्यान से समझना, इस पे सवाल काफी पूछे जाते हैं, काफी पूछे जाते हैं। 15 मिनट अब इसको ध्यान से देखना। पावर ऑफ पंप, अब मुझे इसके लिए क्या क्या याद होना चाहिए, पहले मैं आपको वो सिखा देता हूँ। आपको पुराना एनएलएम याद होना चाहिए। मैंने आपको एक सिखाया था मास पर यूनिट टाइम, मास फ्लो रेट, किसी को याद हो, रो ए बी, ये याद होना चाहिए। एक फोर्स का फॉर्मूला बताया था, थ्रस्ट फोर्स याद करो, V dm/dt याद करो। ये दो एनएलएम के कॉन्सेप्ट बढ़िया याद होने चाहिए, तसल्ली से देख लो, नीचे लिख दिए। मास फ्लो रेट रो ए वी, रो ए वी रो, और एफ वी dm/dt। सही है, बस अब सब चीजें निकाल सकते हो, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। जैसे इसने पूछा है, मुझसे पूछा मान लो फोर्स, तो एक ही स्टेप देखना, फोर्स 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 होता है v dm/dt, समझ लोगे एक बार में।
v, dm/dt डाल दो, रो ए वी, तो बताओ फोर्स आ गया रो ए वी स्क्वायर। कितने फोर्स से पानी को बाहर फेंकता है। अब मुझसे पूछी गई पावर, पावर होता है एफ वी, तो एफ रो ए वी स्क्वायर इंटू वी, तो पावर आ गई रो ए वी क्यू। आराम से देख लीजिए, बहुत रटोगे तो मजा नहीं आएगा, रटने की जरूरत ही नहीं। मैं तो जो नीचे एनएलएम वाले कॉन्सेप्ट से उसी से आंसर निकाल लिया, उसी से आंसर निकाल लिया। ये देखो प्रिंटेड फोर्स v dm by dt, इसने dm by dt को पुट कर दिया, पावर एफ वी, एफ को पुट कर दिया, तो पावर आ गई रो ए वी क्यू। कई बच्चे ऐसा भी याद करते हैं, फोर्स की डिपेंडेंसी v स्क्वायर होती है, जबकि पावर की याद रखिए क्या होती है v क्यू। नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एग्जाम में ऑन द स्पॉट निकाल भी सकते हैं, ऑन द स्पॉट निकाल भी सकते हैं। सही बात है क्या? एक बार और समझा देता हूं, देखो वहां पे तसल्ली से आप समझो, क्योंकि आज पावर आपको तैयार करनी है घर पर। चलो ठीक है सर, तरीके से एक एक स्टेप बता दो कैसे सोचूं। सबसे पहला सोचो, फोर्स का फॉर्मूला हमेशा v dm by dt, फिर v, अरे dm by dt तो एनएलएम में याद कराया था, रो ए वी, तो पावर आ गई रो ए वी स्क्वायर, खत्म, पावर आ गई, एफ को v से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा बिल्कुल। चलो आगे, चलो अब एक नई चीज और पूछी जाती है, एक बार एआईपीएमटी में पूछी गई थी, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। रेट ऑफ एनर्जी इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, बोले तो डी के बाय डी टी। काइनेटिक को बताओ क्या लिख सकता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ भाग वी स्क्वायर भाग अंदर डीएम बाय डी टी। डीएम बाय डी टी तुम्हें याद हो रो ए वी, तो हो गया हाफ रो ए वी क्यू। तो एक बार ये भी पूछा गया है, मुझे नहीं लगता इसको याद करना चाहिए, आप पेपर में अपने आप निकालिए, अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप निकाल सकते हैं। कैसे? बार बार देखें, आ जाएगा। मुझसे पूछा गया है रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। पहले ये स्टेप समझ लीजिए, काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ बाहर वी स्क्वायर बाहर, अंदर डीएम बाय dt, अंदर डीएम बाय dt, डीएम बाय dt, डीएम बाय dt मतलब मास फ्लो रेट एनएलएम रो ए वी, तो हाफ रो ए वी क्यू। याद नहीं करना, कितने फॉर्मूले नहीं करें, अप्रोच समझें, अप्रोच काम की होती है जिससे आप परीक्षा में आगे बढ़ सकें। ये काइनेटिक एनर्जी, ये डी के बाई डी टी, और ये आप सॉल्व करोगे तो आएगा हाफ रो ए वी क्यू। वही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला यहाँ जो नहीं दिख रहा आपको, पर मैं नहीं समझता इसको याद करना चाहिए। आप एक बार अप्रोच समझ लें, कॉपी में कर लेंगे तो बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। बढ़ो क्या आगे, एक ये याद रखना, फोर्स की डिपेंडेंसी, पावर की डिपेंडेंसी। हाँ भाई, चल पा रहे हैं आगे? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, कुछ भी रटा हुआ मत लगाना, रटा हुआ कुछ भी मत लगाना, खुद करके समझना, अच्छा क्वेश्चन है, रटा हुआ मत लगाना। आराम से पहले गिवन लिखो, क्या गिवन है, क्या पूछा है, बहुत सिस्टमेटिक। वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, मास पर यूनिट लेंथ, ये नई चीज है, मास पर यूनिट लेंथ। हमें तो मास पर यूनिट टाइम पता था, मास पर यूनिट लेंथ है ये।
ये थोड़ी सी नई चीज आ गई, कोई बात नहीं, निपट लेंगे इससे भी। पावर पूछी है, पावर पूछी है। अब फॉर्मूला कोई रटो मत, आप पहले खुद सोचो। पावर एफ वी, एक एक स्टेप को देखो, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप एकदम क्लियरिटी के साथ दिमाग में बैठना चाहिए, एक एक स्टेप। फिर फोर्स, फोर्स वी dm बाय dt, फिर v और v स्क्वायर dm बाय dt। अब मैं अटक गया क्योंकि v स्क्वायर तो पता है पर dm बाय dt नहीं पता, तो dm बाय dt को कैसे हटाएं वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ आके हम अटक जाएंगे, उसको समझो। तो dm बाय dt को कैसे हटाएं वो समझो। तो dm बाय dt, इसको मैंने क्या किया, dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया, dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया। अब देखें dx बाई dt, dx बाई dt ये क्या बन गई, ये बन गई वेलोसिटी। बाकी क्या बचा, dm बाई dx। तो dm बाई dt को ऐसा लिखना आना चाहिए जो इस सवाल को इंपॉर्टेंट बनाता है, जो इस सवाल को इंपॉर्टेंट बनाता है। सर एक बात और समझ लेते हैं, वो भी देख लीजिए। चलो वापस वापस फिर से dm बाई dt को हटाना सीखो, dm बाई dt को हटाना सीखो। एक बार धीरे धीरे और समझा रहा हूं, अगले सवाल में भी काम में लेंगे। चलो dm बाई dt, हाँ सर थोड़ा धीरे धीरे बता दो। ओके, dx से मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड। अब बता dx बाई dt कौन हो गई, वेलोसिटी। तो बस बहुत बढ़िया, झकास। dm बाई dt को अब लिख दो, तो v स्क्वायर dm बाई dt, v dm बाई dx, ये हो गया v क्यूब dm बाई dx, वेलोसिटी 2, dm बाई dx 100। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया तरीके से करोगे तो मजा आ जाएगा। आज सिस्टमेटिक पावर का एक एक न्यूमेरिकल वापस करिए, एक्सरसाइज 2 लगाइए 2 बार 3 बार, एक एक क्वेश्चन पिछले 15 साल के आने चाहिए, तब अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। अगला देखो, अगला देखो, खुद से करो क्या पूछा है, कैसे अप्रोच। रटा हुआ कुछ मत लगाओ, रटा हुआ कुछ मत लगाओ, लॉजिकली समझो, स्लाइड को फॉर्मूले को बटो मत। आराम से 1 मिनट दे रहा हूं, करो। बताइए, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया, 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2। आराम से करते हैं। क्या पूछा है, रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी, dk बाय dt पूछा है। तो d बाय dt काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, हाफ v स्क्वायर बाहर, अंदर dm बाय dt। अब ध्यान से देख, इसने आपको क्या दे दिया, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ गिवन है। इसका मतलब dm बाई dt को फिर से हटाना पड़ेगा, समझो। मास पर यूनिट लेंथ गिवन है तो हटाना पड़ेगा, तो आप शायद सीख गए होंगे। dm बाई dt को लिख सकते हैं v dm बाय dx, v dm बाय dx, इसको हटाओ।
तो हाफ v स्क्वायर, v dm बाय dx, और मास पर यूनिट लेंथ उसने किससे डिनोट किया है, m से। देख लो, m मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, खत्म। हाफ v क्यूब m, तो हाफ mv। बहुत बढ़िया प्रश्न था, काफी बच्चों ने सही भी कर दिया, बहुत शानदार, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों। आज पावर को फोड़ना है आपको, अच्छा तैयार करना है, एक एक सवाल, एक एक न्यूमेरिकल हैंडआउट का फिर से करना है। क्लियर है इस बात को? चलो अगला प्रश्न देखो, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया। खुद करो एक बार, बढ़िया प्रश्न, अच्छे से करो। स्लाइड में, चैट बॉक्स में आंसर देख रहा हूं, जल्दी से करके दिखाओ। सही है, बहुत बढ़िया। प्रश्न आपको समझ में आया? वो कह रहा है मुझे पंप से अब n टाइम्स पानी चाहिए। ये क्या मतलब है n टाइम्स? तो सरल शब्दों में समझो, मान लो पहले पानी 10 केजी आ रहा था, अब 5 गुना पानी चाहिए, मतलब 50 किलोग्राम चाहिए पर यूनिट टाइम। मान लो पहले पानी आ रहा था 1 केजी, अब चाहिए n टाइम्स। अच्छा, इसका मतलब जो मास फ्लो रेट है बाद की, वो n टाइम्स होनी चाहिए पहले की। ये वाला स्टेप क्लियर हो गया तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों, पूरा क्वेश्चन। क्योंकि मास अब n टाइम्स, खत्म। अब df by dt nlm रो ए वी, रो ए वी। बच्चों तुम एरिया और डेंसिटी को कैसे बदलोगे? पानी की डेंसिटी तो वही रहेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप का वही रहेगा, केवल वेलोसिटी बदलेगी। तो बताओ, वेलोसिटी n टाइम्स, इसका मतलब वेलोसिटी को n टाइम्स होना पड़ेगा। बच्चों वेलोसिटी को n टाइम्स होना पड़ेगा, बच्चों वेलोसिटी को n टाइम्स होना पड़ेगा। और वेलोसिटी आ गई, अब तो मजे आ गए। फोर्स होता है v स्क्वायर, तो फोर्स को n स्क्वायर टाइम्स होना पड़ेगा, क्योंकि v स्क्वायर है। पावर v क्यूब, अगर वेलोसिटी n टाइम्स है तो पावर को n क्यूब टाइम्स होना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पावर का लेक्चर था आज, बिल्कुल सिस्टेमेटिक, एक एक क्वेश्चन तरीके से हमने कर लिया, और मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गया होगा, क्लियरिटी से आ गया होगा। अब मैं बच्चों इसका हैंडआउट बना रहा हूं और सॉल्यूशन वाली फाइल आपके साथ शेयर करने वाला हूं, सॉल्यूशन वाली फाइल शेयर करने वाला हूं। आप उसको अभी डाउनलोड करके मुझे बता दें कि सर ओपन हो रहा है, तो मजा आ जाएगा। आज जरूर पूरा वर्क एनर्जी अच्छे से तैयार करना है आपको, पूरा वर्क एनर्जी शानदार तैयार करना है, और कर भी लोगे। सिर्फ एक ही टारगेट, एक ही टारगेट, एक एक क्वेश्चन मेरा बनना चाहिए, एक एक क्वेश्चन के साथ फीलिंग के साथ सवाल करो तो मजा आ जाएगा। अगला चैप्टर कल काइनेमेटिक्स लेंगे। काइनेमेटिक्स का पहले 2-3 लेक्चर तो बहुत आसान है, वो 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एक्सीलरेशन, तो वो पढ़कर आएंगे तो समय बच सकता है। बहुत तरीके से बढ़िया काम करना है, काइनेमेटिक्स बहुत अच्छे से तैयार करेंगे।
जब तक आप 2 दिन में वर्क एनर्जी अच्छे से तैयार कर लो, शानदार तैयार होना चाहिए। अभी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, वो लिंक आप कॉपी करके गूगल क्रोम में खोलें और मुझे बताएं आ गया क्या। एक बार देख लीजिए, पहले काइनेमेटिक चलेगा, उसके बाद आगे मैकेनिक्स की बात करेंगे। एक बार लिंक को आप ओपन कर लीजिए और मुझे बता दीजिए कि आज वाली फाइल ही खुलेगी डायरेक्ट, आज वाली फाइल खुल जाएगी। गूगल क्रोम में जाके पेस्ट करिएगा। अगर ओपन हो जाए तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बता दें, हाँ सर खुल गई, ओपन हो गई, डाउनलोड हो गई। एक बार मुझे बता दीजिएगा। ओपन हो जाए तो प्लीज मुझे बता दें कि हाँ सर ओपन हो गई है, सही है। डाउनलोड हो गई क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज बच्चों वर्क पावर एनर्जी अच्छे से सिस्टमेटिक तैयार करना है। स्पीड का बिल्कुल ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से आज स्पीड ठीक थी, तेज तो नहीं लगी, सही थी, परफेक्ट, सही है, बहुत बढ़िया। डाउनलोड हो गया, चलो, ओके। ओके बच्चों, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, ओके बाय। ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करें खूब सारी, और आज का टारगेट रखें वर्क एनर्जी के सारे हैंडआउट, 4-5 लेक्चर के हैंडआउट आपको सॉल्व कर लेने चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।